जी पार्ट 2 स्टार्ट। वेलकम बैक। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया शो का। चलें जी, आ जाए आप पेज नंबर, पेज वालों और पेज वालों तो पेज ढूंढ रहे थे, पेज नंबर 217 पे अब तशरीफ ले आइए। अब सवाल में तो बस कैलकुलेटर है, मेरे हाथ में मार्कर है, आपके हाथ में कैलकुलेटर है और सवाल है बस 15-20 मिनट में सवाल हो जाना। हाँ जी, रिक्वायरमेंट चेक करो जरा पहले, सवाल की हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ा करो, पता तो हो करना क्या है। ठीक है, प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स पर्टेनिंग टू मशीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो मशीन का कौन सा लेजर बनाने, कौन कौन से लेजर बनाने, कॉस्ट यानी कि एसेट अकाउंट बनाना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। जनरल एंट्री से या लेजर से? ऊपर लिखा तो हुआ है सब के मशीन से रिलेटेड ये 3 लेजर बनाओ, कॉस्ट यानी एसेट का अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। ठीक है, चलो रिक्वायरमेंट तो वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। अब नहीं आते ये लेजर्स, ये इंट्रो का सवाल है, पहले जब इंट्रो कैफ में हुआ करता था किस ज़माने में, ठीक है, तो उसके अंदर ये सवाल आया था। अब तो ये लेजर शेजर आप वहाँ पे सीख आते हैं, तो लेजर अब मांगता नहीं, मांगने को कोई हर्ज नहीं है, जनरल एंट्रीज वैसे मांग लिया करता है, नोट्स मांग लिया करता है, इस टॉपिक में एक्सट्रैक्ट्स मांग लेता है, डिस्कशन भी मांग लेता है, तो लेजर मांगने में कोई हर्ज तो नहीं है, अगर मांग रहे तो उसे मांगता नहीं है, बचपन की बात है ना। अच्छा जी, बहरहाल आपको बनाने आते होते हैं, लेजर बनाने आते हैं, टॉपिक तभी तैयार आपका तभी होता है। बस ये 3 लेजर बनाने हमने तो, लेकिन सवाल ऐसा है फुल फ्लेज, ये जो कि अभी भी रिसेंट अटैम्प्ट्स के अंदर भी आप देखेंगे तो यही वाले सवाल आपको नजर आ रहे होंगे, ये एडजस्टमेंट नजर आती हैं, ये एडजस्टमेंट्स रूटीन में आने वाली जिस सवाल के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेट अकाउंट बनाएंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाएंगे और डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ कामरान अकमल एंड उमर अकमल। और पहला सवाल गालिबन है जिसमें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ओपनिंग बैलेंस दिया है, वरना तो टेबल बना होता था। ठीक है, तो चलें कोई नहीं, फर्क तो डेटा ही है ना। तो फॉल बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स एट 1 जनवरी 2017 वर 800 एंड 333। क्या मतलब, 1000 में करूंगा सवाल, इसका मतलब ये है 800 और 333 बोला मैंने। ठीक है, अच्छा तो ये क्या आ गया हमारे पास जी, ओपनिंग। चलो एक दफ़ा गो थ्रू जरा कर लें क्विकली सवाल को। अगली एडजस्टमेंट में कहता है अब मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 14, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त, 17 में। ठीक है, 17 की लेजर बनाने। अब मशीन को एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 14 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ इतने ऑन 1 जनवरी 17 वॉज सोल्ड फॉर इतने ऑन 30 अप्रैल 17, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वॉज इतना। तो डिस्पोजल है, सिंपल है, लेकिन मसला है कॉस्ट नहीं गिवन इस एडजस्टमेंट में, इस एसेट इस डिस्पोजल की कॉस्ट गिवन, कोई गल नहीं, काट लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने जो 2 सवाल आपको करवाए उनमें उसने बुक वैल्यू दी हुई थी डेट ऑफ डिस्पोजल की, जरा ध्यान से देखो, आज उसने साल के पहले दिन की बुक वैल्यू दी हुई है, डिस्पोजल बाद में। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने तो जिस दिन की बुक वैल्यू दी हुई है अपने 100 वाले अज्यूम्ड एसेट को उस दिन पे लाखड़ा करना है, उसके सामने अपनी हमारी ये 31,935 की फिगर होगी, उससे फिर जो मर्जी निकालते रहो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है जो हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, और जो नई चीज आ सकती थी, जो बन सकती थी नई चीज, वो क्या थी, वो उसका भी कड़ाका निकाल दिया आपने। बस आपने क्या करना होगा, अब सेल प्रोसीड्स 34 है ना, आपने उसको -5 करके जनरल एंट्री में या डिस्पोजल अकाउंट में कितने पे शो करना है, 29 पे। इसी के अंदर ही ये पहली बार क्यों नहीं बोल दिया, छोटा सा जो लफ्ज था, उसकी वजह ये है कि ये जो सवाल है ना, इसके अंदर आपका अगर गेन है तो वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है डिस्पोजल कॉस्ट को नेट करने से। तो समझ नहीं थी आनी उस तरह से जैसे यहाँ पे समझ आई कि फ़र्क कोई नहीं पड़ा जी, गेन था अलग और ये एक्सपेंस अलग था, जब नेट किया तो गेन ही कम हो गया। ये यहाँ पे तो मेरी एग्जांपल में हो गया ना, ये आपके उस सवाल में इस तरह से नहीं है। वो बेसिकली क्या है, मिसाल के तौर पे होगा कोई 3 रुपए का गेन आ रहा होगा, जब 5 रुपए की कॉस्ट नेट किया आपने, 2 रुपए का लॉस बन गया।
पता नहीं फिगर क्या होगी, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल अलग करवाई थी। वैसे भी ज़रा ब्रेक नहीं ना लगती, ज़रा बेहतर होता है, सवाल निकल जाता है सीधा सीधा, कॉन्सेप्ट पहले आ जाए तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऑन 1 जुलाई 17 अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40 ऑन दैट डेट वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन। तो ये पुरानी मशीन की फेयर वैल्यू और एक्सचेंज आ गई। जो पढ़ोगे वही आना है, जो सीख रहे हैं सवाल, बड़े से बड़ा सवाल अभी जाके दिखा देता हूं, सवालों को इसी से ही बन रहे होते हैं मिलकर, ठीक है। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू अ चेक ऑफ, ये क्या है, कैश पेड। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वॉज, तो क्या है भाई, क्या है भाई, ये फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। और ये क्या है जी हमारे पास, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, ठीक है। तो हमने क्या लेना है इनमें से, और प्लस कर देना है, सही है। मशीन जो ओल्ड है वो हमने खरीदी थी 65,000 की, तो कॉस्ट भी गिवन है। सिंपल एक्सचेंज का सवाल है, कई करके आए। अब तो आप एक्सचेंज तो ऐसे 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 आप 7 एग्जाम्पल जो आपने, 1 घंटा आपका लग गया, हालांकि लगना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो लग गया, पर उस 1 घंटे ने अब आपको एक्सचेंज के मामले में बेगम कर दिया, बेगम हो गए अब आपको एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में मसला कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। मशीन्स आर डेप्रीशिएटेड एट 15%। लंबा काम वाला सवाल, शॉर्टकट वाला सवाल ना है, ठीक है, लंबे कट वाला सवाल है। तो 2 डिस्पोजल हैं, तो 2 डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे, हैं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब पास पेपर 9 है, पास पेपर 9 है ना, पेज नंबर 1217। जी मशीन अकाउंट, मशीन्स का अकाउंट है, और 1000 में करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी इनकी, जैसे ही अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट देखा आपने कहा जी मशीन तो फिर कॉस्ट पे बनेगा, यही उसने मांगा हुआ था, ठीक है जी। तो रुपीज इन 1000 इस क्वेश्चन को करने का इरादा हमने कर लिया जी। क्या मुनासिब तो नहीं है, लेजर मांगता ही नहीं है, लेकिन जो चीज़ कहेगा आपको, जैसे पीएनएल बैलेंस शीट कहेगा तो पीएनएल के ऊपर अलग लिखो, बैलेंस शीट पे अलग लिखो। बाकी अगर आप क्लियरली लिख देते हो ऑल फिगर्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट 1000, तब भी चल जाएगा, पर ये ज़्यादा मुनासिब है, ये तरीका है। असल में ना 5 चीज़ें जो हैं वो IAS 1 कहता है कि किसी भी रिपोर्ट के बारे में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपोनेंट के बारे में बतानी है। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम ABC कंपनी, रिपोर्ट का नाम P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो, ठीक है। रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द ईयर एज ऑन प्लान, रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज़ है, डॉलर है, पाउंड है, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, रुपीज़ में है, 1000 में है, मिलियन में है, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो तो लाजमी है कि आप ऊपर लिखते होते हैं। तो ये ज़रा आपको पक्का कर रहा हूँ, आप टॉप पे एक लाइन में भी लिख दें तो काम चल जाएगा, ओके। लेकिन ये ज़्यादा मुनासिब है। तो कहते हैं ना जी कि ये तो कम अज़ कम है, बाकी ऐसा कर लो तो बेहतर है। तो चलो कोई नहीं, चल जाएगा, माफ़ी तलाफ़ी लेकर चलता हूँ तो मैं आपके लिए। अच्छा, उसके बाद 2 अदद डिस्पोजल अकाउंट्स हैं, ठीक है, 2 अदद डिस्पोजल अकाउंट्स हैं, पहले ही बना लेते हैं ताकि बाद में ब्रेक ना लगे हमें। वैसे आप ऐसे ना किया करें, जो ज़रूरत पड़ती जाए वो लेजर आपने पर्चे में ओपन करते चले जाना, ठीक है जी। वैसे पढ़ लें, आइडिया हो जाता होता है, ठीक है, पढ़ लें, सवाल पहले पढ़ना लाजमी है सवाल, ठीक है।
तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स। भाई तंग पड़ गए ना बार बार लिख के, तो कहते हैं यार जान छिड़ाओ साड़ी, इको बारी लिख लिया करिए, तो ठीक है चलेगा। मैं तो लिखा ही नहीं करता, कहता हूँ यार तानू पता है ना, लिख लो। शुरू करें जी काम। चल सबसे पहले मुफ्ता लगाओ। मुफ्ता क्या है? ओपनिंग बैलेंस लिखो, ठीक है। यकम जनवरी 17 पर 800 और 333। यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 800, यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 333। कोई मसला? अब एग्जाम लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, एक्सचेंज की हद तक, यानी जितना आपको पढ़ाया है पिछले 6 से 7 दिन में, अब उसमें अब आप एग्जाम लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं। ये जितना हमने पढ़ा है, अब इसमें वो जो मर्जी कह दे हम कर सकते हैं। जैसे वो पीपीई का नोट बनवा ले, ये एडजस्टमेंट उसमें हो हम कर सकते हैं। वो एक्सट्रैक्ट्स मांग ले, ये एडजस्टमेंट उसमें हो जितनी हमने की हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। वो जनरल एंट्रीज मांग ले, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर अभी सिखाया नहीं है, जब करेक्शन ऑफ एरर करना सिखा दूंगा तो ये ट्रांजैक्शंस में गलती करेगा तो सही करना भी आपको आता है, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट है बन गया, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है इनकी हेडिंग। लेकिन मैंने आपको 1-2 दिन पहले कहा था कि जब एक बार ये कर लेंगे, टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, शायद ही कोई 1-2 सवाल यहाँ से ऐसे हों कि जो मैं आपको रिवीजन प्लान के लिए दूँ, वरना हमने ये सवाल दोबारा मुड़ के देखने ही नहीं। ये सवाल दोबारा कौन देखता है? ये तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थे, अब आगे बड़े सवालों के अंदर यही कॉन्सेप्ट इकड़ दुक्कड़ करके इस्तेमाल होंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस होगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो ओपनिंग बैलेंस के बाद पॉइंट नंबर 2 कर लें पहले, यही सिंपल डिस्पोजल पहले कर लें। हालांकि ये ज़्यादा आसान है वैसे, लेकिन चलो अब तरतीब में चलें क्योंकि सीख तो ये भी आए हैं, ठीक है। अब यकम जनवरी 2014 पर एक एसेट हमने ख़रीदा था, मशीनें ख़रीदी थी, पता नहीं उस दिन उसकी कितनी कॉस्ट थी, लेकिन उसकी बुक वैल्यू है हमारे साल के पहले दिन यकम जनवरी 17 पर इतनी। वो हमने बेचा है अपने साल में 30 अप्रैल को, और डिस्पोजल कॉस्ट भी है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देते हैं काम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी? जाने वाले एसेट को क्रेडिट करते हैं, एसेट के अकाउंट में से उसकी कॉस्ट निकालते हैं। किस दिन? 30 अप्रैल है, तो 3/4/17 पर आए हम, हमें चाहिए यहाँ पर डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट। तो जब हम ढूंढने लगे तो हमें वो कॉस्ट नज़र नहीं आई। नज़र आ जाती तो क्रेडिट करते वहाँ से और डेबिट करते यहाँ पर, लेकिन ऐसा ना हो पाया। तो कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं, तरीका तो सीख चुके हैं। तो स्टेप 1 पर ही हमारी ब्रेक लग गई। स्टेप 2 भी इसी से ही निकलेगा, कॉस्ट निकलेगी तो अक्यूमुलेटेड इसमें निकाल सकेंगे ना, ठीक है, सही है। तो अब सिखाया आपको कि अगर सवाल के अंदर वो कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल ऑफ मिस कर दे तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। आज मैंने ये दोनों ही निकालने हैं, इसी वर्किंग में निकालूंगा, ठीक है। और डिस्पोजल 1 2 खुद चलो यार, डिस्पोजल एडजस्टमेंट 1 एडजस्टमेंट 2 है, कुछ भी निशानी रख दो, कुछ भी निशानी रख दो, एडजस्टमेंट 2 लिख दो, डिस्पोजल 1 लिख दो, सिंपल डिस्पोजल लिख दो, कुछ भी ना लिखो, अपने समझने के लिए लिख लो, मैं तो कुछ नहीं लिख रहा, अपने समझने के लिए लिखो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा ले जी, अज्यूम करें कॉस्ट कितनी है? 100। अब डेट, डिस्क्रिप्शन और ये परसेंटेज के अंदर आपने कॉस्ट ली, ठीक है जी। अब किस दिन खरीदा था ये है तो ही काम चल रहा है, ये ना होता तो फिर क्या, फिर कहां से लेकर आते उसको, किस दिन से डेबिट करके लाते, ठीक है। तो इधर देखो भाई, यकम जनवरी 14 पे हमने ये एसेट खरीदा था, ठीक है, और यकम जनवरी 17 तक इसको भगा के ले आओ, उस दिन बुक वैल्यू हमारे पास सवाल में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यकम जनवरी 14, सॉरी यकम जनवरी, हाँ सही है 14, कॉस्ट कितनी है जी? 100। 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो पहले साल पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे, कितने परसेंट रेट है? 15%, तो ये 15 आ गया। बुक वैल्यू 80,
और बोलते तो जाओ, और जाग रहे हो, हेलो। काम जरा ज्यादा है, थोड़ा सा आज कर लो, चुगल नहीं लगा रहा तो फिर क्या हुआ। 31 दिसंबर 15 डेप्रीसिएशन, हाँ जी 85, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है कितना 12.75 भी करना पड़ेगा। चलो अब जाने दो, तू 2 डेसिमल कर लो जरा, 12.75। वैसे ऐड कर देना चाहिए था लेकिन अब नहीं, बस नहीं तो नहीं जी, बस इससे आगे ना जाना अब, ठीक है। उसके बाद जी 31 दिसंबर 2016 वाले साल की डेप्रीसिएशन ये निकाल लेते हैं। ठहर गल पे आ गए मेरे। डेप्रीसिएशन 72.25 का 15% जी 84, बुक वैल्यू 61.41। ये बुक वैल्यू किस दिन की है 31 दिसंबर 16 की, जिसको हम प्यार से 1 जनवरी 17 भी कहते हैं, है कि नहीं, करते हैं ना। ये लाजमी लिखा करें ताकि ये गलती आपसे कभी ना हो। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू लिखते हुए अक्सर ये गलती हो जाती है, ठीक है ना। अब किस दिन बेच रहे हैं इसको, अच्छा चलो लिख तो लेने दो, 30/4/2017 पे हमने बेचना है, ठीक है। अब मसला क्या है, ये तो परसेंटेज चल रही है, मुझे असल में रुपीस के अंदर यही फिगर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, जो फिगर उसने मुझे सवाल के अंदर दी हुई थी वहाँ तक मैं पहुँच गया, ठीक है। क्या है जी, क्या कह रहा है जी 31 पॉइंट। अच्छा ये अगर मैं पूरी फिगर लिख दूँ तो, मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरी फिगर लिख दूँ, कहीं ये ना हो 31 पॉइंट, देखो ना 31 पॉइंट क्या है 93, अगर मैं यूं लिखूं 31.935 तो जरा ऐसे क्लियर नहीं लगता, दोनों परसेंटेजेस टाइप लग रही हैं। वरना कोई मसला नहीं है, मैं वैसे ही मेरा दिल कर रहा है पूरी फिगर लिखूं, मैंने ऊपर रुपीस लिखा हुआ ना, 1000 में नहीं लिखा, ठीक है। हाँ जब उधर लेके जाएंगे तो कर लेंगे, कोई एतराज तो नहीं इस पे, बाकी इसने करना है 1000 में करो, वर्किंग कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं ये जरा ऐसे मेरा दिल कर रहा है, जरा सवाल वाली फिगर ना सामने नजर आए इसलिए, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2016 या 1 जनवरी 2017 पर जो बुक वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है वो है 31,900। ये जरा फिगर ऐसे जरा दूर से नजर ना कि ये रुपीज और वो परसेंटेज, जरा मेरा इसलिए दिल कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है, तो यहां पर छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं मैं, कोई मसला ही नहीं है जी। तो 31,935 डिवाइड करो इसको, इसकी गिवन परसेंटेज जो सामने नजर आ रही है 61.41, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, पूरा 52,002 कर दो, कोई बात नहीं कर दो, जब उधर लिखेंगे तो 52 ही लिख देंगे, ठीक है ना। और बोलो ये भी राउंडिंग का डिफरेंस है, अगर आप राउंडिंग ना करें तो ये पूरा एग्जैक्ट 52,000 आना चाहिए, ठीक है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, हमें इससे क्या, बिल्कुल ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास कॉस्ट, ठीक है। अगली बात, अभी क्या इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेकर हम अक्यूमुलेट ऑप्शन निकाल लें, नहीं अभी ये डिस्पोजल की डेट पे नहीं पहुंचा पेपर वाले भाई, ठीक है। डिस्पोजल की डेट पे पहुंचाओ, 30 अप्रैल 2014 तक डेप्रीशिएट करना है। अच्छा आप देखो पागल है हम, फिर छोड़ो बस इसको, अब काम अपना मतलब पूरा हो गया अपना, इसको आगे क्या बढ़ाना, अब कॉस्ट आ गई, बुक वैल्यू है ना मेरे पास, बोलो तो इससे आगे तो वैसे ही बुक वैल्यू पे चलना था। 31,935 पर 15% लगाओ और इसको 4/12 करो, को मसला, और ये बुक वैल्यू नहीं डेप्रिशिएट होना था ना, और बोलो तो मैं ये यहाँ पर नहीं करता ना, मुझे क्या जरूरत है परसेंटेज निकालूं, रुपीज में ही अब आगे चल रहा है, ये तो असल में यहाँ पे इसलिए निकाली थी कि इधर से ये निकालना था, ठीक है। बोलो क्या आती है डेप्रिशिएट 1597, ऊंचा बोला करे ना, कम से कम एक बार मुझे समझ आ जाए। क्यों आप लोगों ने ये जिंदगी का मकसद बनाया हुआ कि ऐसे बताना है इसको कि कभी भी इसको पहली बार में समझ ना आए, खज्जल करना है इसको, खज्जल,
ठीक है। तो तुम लोग क्यों नहीं फूटते हो? हैं, रोजा लगा हुआ है, सुबह से बोल मैं ना हूं, रोजा तुम लोगों को लगा हुआ है जी। बुक वैल्यू जी 30338, ठीक है जी। ये मैंने सारी वर्किंग 1000 में नहीं की है, ठीक है, वैसे ही बस मेरा दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, अब बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल की आ गई है, डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू आ गई। अब यहां से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी निकाल सकते हैं। सारे मतलब पूरे हो रहे हैं आज। तो 52,002 माइनस 30,338 आंसर 214। सवाल खत्म, ठीक है। अब जी बस फेंके चीजों को। स्टेप 1, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें, और हम 1000 में करेंगे तो इंशाल्लाह अब हम इसको क्या लिख देंगे 52 002 है ना, ठीक है। वहां से क्रेडिट करके इधर डेबिट कर दिया। बेटा 52,000 वाला और 52,002 वाला दोनों को पूरे नंबर मिलेंगे, राउंडिंग का डिफरेंस है थोड़ा सा, पहले दिन से बता रहा हूं, इन बातों में कभी भी नहीं उलझना, याद रखना, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2, जाने वाले मोहतरम एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट करेंगे 21.66, ये डेबिट हो गया, और 21.66 क्रेडिट हो गया। यहां पे 30,417 30,417 डिस्पेंसर, ठीक है। ये जनाब वर्किंग नंबर 1 का सब कसूर है, ये फिगर जो निकाली है कारस्तानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बेचा है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। हाँ बिल्कुल ठीक, कैश। लेकिन एक छोटा सा इसमें काम करना है, वो क्या, आपने कितना कैश आपको रिसीव हुआ है 34 है ना, वॉज सोल्ड फॉर 34, लेकिन 5 रुपए की क्या हो गई आपको डिस्पोजल कॉस्ट आपकी इनकर होगी। तो अभी तो सिखा के आ रहा हूं कि कैश को क्या कर लेना नेट, तो 34 माइनस 5 किया आपने, तो आपके पास आ गया 29 नेट सेल प्रोसीड। जर्नल एंट्री में भी कैश लिखा था, वही कैश यहां पर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट साइड पे आता है ना, तो वो आपने ऐसे लिख दिया। ये अब नेट होकर बच गया 29, ठीक है जी, 29.00। अब बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ रही है, पीएनएल क्या आया जी 1. अब समझ आइए कि मैंने क्यों ये सवाल में, अब देखो ना, अगर ये डिस्पोजल कॉस्ट 5 रुपए की ना होती तो 3 पॉइंट समथिंग का गेन इस तरफ आता। क्या ख्याल है, अगर आप अलग अलग एंट्री करते तो, ठीक है, तो गेन, लेकिन फिर जाहिर है उसने इधर आकर डिस्पोजल कॉस्ट ने इधर आके इसको नेट तो करना ही होता है, ठीक है ना। असल में तो आई कैप क्या करता है, डिस्पोजल के अकाउंट में ही डिस्पोजल कॉस्ट को फेंकता है, सेल प्रोसीड इस तरफ और डिस्पोजल की कॉस्ट इस तरफ। तो ये ज़्यादा आसान है, हम अपनी तरतीब से नहीं हिलते, आंसर भी सेम है, बिल्कुल ठीक है, और ठीक है। अच्छा जी, अगला जी, अगला डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है, कोई मसला ही नहीं है, आसान काम है, मुश्किल कोई नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा तंग ना हो जी। अगली एडजस्टमेंट पढ़ें जी, पढ़ें जी, कर डालें। ले जाए आमिर भाई उधर, बच्चे सवाल पढ़ रहे हैं, किताब इन तरफ सर झुकाना इनको अच्छा नहीं लग रहा। ऑन 1 जुलाई 17, हमारे साल के दरमियान 6 महीने गुजरे थे, 30 जून 17 तक 6 महीने गुजर गए थे ना, हमारे साल के दरमियान 1 जुलाई 17 को अगले साल, हमारे साल के 7वें महीने के पहले दिन, एक मशीन जिसकी फेयर वैल्यू 40 है, इस दिन हमने एक्सचेंज की है एक नई मशीन से। बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस जो है वो
चेक के थ्रू पे किया, कैश नहीं तो बैंक लिख लेंगे, बस यही फ़र्क। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वॉज 130, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी आ गई। द ओल्ड मशीन रिक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65 ऑन यकम अक्टूबर 15। अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में अगर आपको ओल्ड की फेयर वैल्यू भी मिल जाए और न्यू की फेयर वैल्यू भी मिल जाए तो क्या सिखाया हुआ है आपको? जी हाँ, न्यू को इग्नोर कर दें, ओल्ड की फेयर वैल्यू को आपने लेना है। और कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ न्यू, हाँ ये असल में कॉस्ट ऑफ न्यू की कहानी थी। तो कॉस्ट न्यू की हमने निकालनी है कैसे जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस चेक पेड या कैश, मैं कैश पेड ही लिख रहा हूँ, प्लस कैश पेड, ठीक है। और अगर रिसीव किया होता तो अब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड क्या है और कैश कितना पे किया, इसका मतलब आपको ये नया एसेट कितने पड़ा? हालांकि नज़र 130 सवाल में आ रहा था लेकिन वो रेलेवेंट अब नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे किया, वहाँ पे ब्रैकेट में ही कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दें यकम जुलाई 17 पर। क्या कॉस्ट है जी? कॉस्ट अगली लाइन में गिवन दी है, ओल्ड मशीन वो हैड बीन एक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ 65 ऑन यकम अक्टूबर 15। वो डेप्शन निकालने के लिए यूज़ करेंगे फिलहाल जी। क्रेडिट करेंगे कितने से? 65 से, बोलो ये क्रेडिट हो गया 65 से, ये डेबिट हो गया। यहाँ ये क्या है बच्चों? ये एसिड कौन सा एसिड है? ओल्ड, उसकी क्या है? कॉस्ट, ओल्ड एसिड की कॉस्ट, ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दी। अब इसी ओल्ड एसिड की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने पकड़ना है और उसको डिस्पोजल अकाउंट में फेंकना है, और उसके लिए मुझे अब एक और वर्किंग करना ही पड़ेगी क्योंकि अक्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं अवेलेबल है सवाल में, तो ठीक है। तो वर्किंग नंबर थोड़ी जगह मैंने छोड़ी है, एडेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग वगैरह यहाँ कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ जी। वर्किंग नंबर 2 मैं निकाल रहा हूँ जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज वाला है जी, ओल्ड। तो कोई भी निशानी रख लें, कुछ भी ना करें, वर्किंग आपकी इनफ होती है, वही रेफर हो जाती होती है, ठीक है। अब डेट यकम, कब खरीदा था इसको? यकम 2015 पे। तो ये वही वर्किंग है, डेट ना लिखा करो, ये डेट डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ना लिखा करो, खबरदार किसी ने लिखा तो, मैं बेशक लिखता रहूँ। एसिड, कौन सा एसिड? तब समझा भी रहा होता ना, ठीक। कौन सा एसिड जी? ओल्ड एसिड, हाँ ओल्ड एसिड, ओल्ड मशीन, ठीक है। जी यकम जुलाई की है, मैंने क्या किया? हाँ और यार जी गल बात दस दी जी। कहाँ पे क्या हुआ है? किसने पूछा? कौन कौन था? कौन? आप थे ना? कहाँ है गलती? क्या गलती है? कुछ गलत हुआ है बताओ, सही कर देता हूँ मैं। नहीं है, चल ठीक है, कहने रहे रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, यकम कब खरीदा था? इधर देखो, कब खरीदा था? कब खरीदा था? यकम अक्टूबर 2015 पे, ठीक है। तो यकम अक्टूबर 2015, 1/10/15, कॉस्ट 65,000 ना लिखो पूरा, ये रुपीज इन थाउजेंड ही चल रहा है, ठीक है ना। ये वर्किंग मेरी मर्जी, मैं जरा असल में वो बस 31,935, कोई मसला नहीं, आप उसको भी पॉइंट्स में कर सकते थे, कर लेते आप, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, 65 31 दिसंबर 2015 आया, डेप्रीसिएशन की बारी आई, 65 इंटू 15% किया इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12, 2.43। अच्छा जी 2.44। बुक वैल्यू फिर जी 31 दिसंबर 16 आया, डेप्रीसिएशन 62.66 पर निकालेंगे आप जी। अच्छा जी, वैसे 65 में से ये निकालें तो यही आता है,
हाँ तो 5-6 लिखवाओ ना, 5-6 से आगे, अगर 6 से आगे 7 है तो फिर आप राउंड कर, लेकिन अभी ना करो, देख लें, चलने देना जी। असल में ये नज़र ना अजीब लग रहा होता है यार, ये क्या है, तो आंसर ही नहीं जी। 9.38 बुक वैल्यू 53.18। उसके बाद जी ओ 17 नहीं आ गया, रोक के साजी रोक के, ये 1 जनवरी 17 भी है। अब बताओ किस दिन एक्सचेंज हो रहा है, 1 जुलाई 17 में, ठीक है। तो 1 जुलाई 17 का मतलब 30 जून 17 ही होता है, याद है ना, बताया था कि अगर डिस्पोजल पहले दिन आ गया तो ये समझो कोई पहले ही से, हाँ अगर ये 3, 4, 5 तारीख लिखी होती तो फिर हम ये सारा वैसे भी हम डिस्पोजल वाला मंथ नहीं लेते ना, ठीक है, तो ये मंथ हमने लेना नहीं है, 30 जून तक ही एसेट इस्तेमाल हुआ है। तो खैर चले, डेप्रीसिएशन 53.18 का 15% इंटू 6/12, जिसको इससे मसला हो रहा है वो 30 जून 17 भी लिख सकता है, नो इशू, ठीक है जी। 98, ये तो बहुत आसान एडजस्टमेंट थी यार। 99 जी, बुक वैल्यू 1, ये ज़्यादा आसान एडजस्टमेंट थी क्योंकि एक्सचेंज की प्रैक्टिस भी थी, असल में इसमें तो कॉस्ट मिसिंग थी, फिर डिस्पोजल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट मुश्किल लगी थी, ये तो बहुत आसान थी, ठीक है। नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट होंगे ट्यूसडे को, अब हर ट्यूसडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, हाँ ईद वाला ट्यूसडे, मेरे ख्याल में ईद ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे की बन रही है, वो आप बच जाएंगे। टेस्ट वाले दिन क्या, टर्म टेस्ट में भी क्लासेस होती हैं, क्लास डाइवो है हमारी, ये नहीं रुकती, अल्लाह खैर करे, बाकी सब कुछ रुक सकता है, ठीक है। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, क्लास तो होनी है, बाकी काम साथ साथ होने हैं, ठीक है। तो आप क्लास टेस्ट की बात करें तो टर्म टेस्ट के अंदर भी नहीं रुकेगी, बस मॉक में आप छुट्टियों पे होंगे तो होते इधर, तो वो भी आप क्लासेस के साथ ही कराते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बुक वैल्यू 1 जुलाई 2017, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी निकाल लेते हैं जी, 65 माइनस 49.19 जी 15.81, ठीक है। अब स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट हो चुकी है, डिस्पोजल में डेबिट हो गई है, तो बोलो, तो 15.81 की अक्यूमुलेटेड डेप्शन यहाँ से डेबिट करके डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल का अकाउंट क्या होगा, हाँ बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक लिख लो, फर्क क्या पड़ता है, बैंक लिख लो, तो बैंक क्रेडिट, तो फिर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, 80 से। गेन लॉस निकाल लें, अब गेन लॉस निकाल लें। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में अभी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई है, जिन्होंने घर पे सवाल किए, आधे घंटे वाले सवाल 1 घंटे में किए, कम से कम कर तो लिए ना, अब उनको इसमें मसला नहीं होना चाहिए। नए आने वाले एसेट की कॉस्ट जो है वो एसेट अकाउंट में डेबिट होगी। अब उसकी कॉस्ट जो है वो सवाल में गिवन नहीं है, 130 नहीं ले लेना, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड आ गई, तो हमने क्या असूल बनाया, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, तो 40 प्लस 80 ये इधर डेबिट होना है, सही है। तो यहां पे हमने आकर लिखा हमने डिस्पोजल ही दिया, ठीक है, लेकिन यही ब्रैकेट में करो 40 प्लस 80, बात समझ आ रही है, 120 इधर डेबिट हो गया, डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब ये क्या है जी, ये न्यू, ये ओल्ड और ये, तो एज अ होल ये ट्रांजैक्शन पूरी कब होगी, जब पुराना एसेट निकल जाएगा, ये ओल्ड एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, और ये न्यू, तो ये ट्रांजैक्शन तब पूरी होगी, ठीक है। तो 120 डन हो गया जी, सही है। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही, तो 1 जुलाई 17 पर P&L, तो फिर जनाब लॉस आ गया, कितना 19,
लो जी, कुछ रह तो नहीं गया अभी? डेप्रिसिएशन रहती है जी, द वन एंड ओनली, जो हर दफ़ा ही रह जाती है एंड पे। एंड पे इसको इसलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा कि सब कुछ हमारे सामने आ जाए, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, निकल एंड एडिशन कोई है तो सामने आ जाए, डिस्पोजल है तो सब कुछ सामने हो, और फिर एंड पे आके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल। ठीक है, तो एडिशन कोई नहीं है सवाल के अंदर। कितना सूना सूना लग रहा है ना सवाल, है ना? कोई बात नहीं, खैर माफ़ कर दो, आप एग्जामिनर को माफ़ कर दो। वर्किंग नंबर 3 कर दो। ये तरतीब ज़रा मैंने आगे पीछे कर दी है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, मैं ना आपके दिमाग में ना ये नक्शा भी मैंने फिट किया होगा। आपको जब पर्चे के अंदर ये सवाल करना इस तरह का पड़े तो आपके दिमाग के अंदर ये नक्शा बना होता है, ये एसेट अकाउंट बना हुआ है, एक्युमुलेशन बना, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग है इधर। वो मैं छेड़ता भी नहीं हूँ, आपको पता है, इस तरतीब को भी नहीं छेड़ता। इसलिए वर्किंग मैंने ये डेप्रिसिएशन की यहाँ पर रखी है, पहले दिन यहीं पर ही चल रही है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17/12, तो ऑन ओपनिंग एसिड्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, अब चलो एक बार फिर लिख लेते हैं। अब ज़बानी बोलना चाहिए था, लेकिन चलो आज आखिरी बार लिख लेता हूँ। क्या मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। तो फिर यहाँ पर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लेंगे। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ, श्योर, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ नहीं लेना, वही कह रहा हूँ, ओपनिंग बुक वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग, बार बार इसको मैं लाल करके लिखता हूं ताकि अब तो याद हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी और पक्का हो जाए कि आपके इन दोनों मेथड्स में बस यहीं पर फर्क। ठीक है जी, इनटू रेट पे। तो पर्चे में ये अंग्रेजी नहीं लिखनी है आपने, डायरेक्ट करना है ये काम। पर्चे के लिए तो तैयार कर रहे हैं ना आपको। ठीक है जी, अब ओपनिंग बुक वैल्यू निकालेंगे कैसे जी? ऑल एसेट्स, कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स गिवन, अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल एसेट्स भी गिवन, तो 800 माइनस 467 कर दूं, 333 लिखने दो पहले मैनू। 800 माइनस 333, तो जो आएगा वही है जो आप कह रहे हैं। माइनस करना है इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स, वो कहाँ पे है जी? ये सवाल में गिवन थी, कोई वर्किंग रेफर नहीं करनी, सवाल में ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन थी 31.9 जे, ये वाला नहीं है, ये नहीं है बेटा, ये भी है और ये भी है, दोनों है ना। एक ले लें एक छोड़ दें, कैसी बातें कर रहे हैं, पहले एक को तो कर लें। तो 31.95 यकम जनवरी 17 की ओपनिंग बुक वैल्यू है डिस्पोजल नंबर 1 की, तो पहले वो लिख लो फिर दूसरा भी लिखते हैं। ठीक है, तो 31.1000 में लिखो ना, 94 करो, कर दो कोई मसला नहीं। 31.94 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल नंबर 1 और 53.18, 4 आ जाए डिस्पोजल तो चारों को माइनस कर देंगे, वो सही है। अब जो बकाया बचा, अच्छा अब ये आपने कौन सी वर्किंग में निकाला जी? ये वर्किंग नंबर 2 में, तो बता दो एग्जामिनर को जो बकाया बचा है उस पर क्या लगा दो। अब कैलकुलेटर ने ये निकाल के देना आंसर, 57.28। ठीक है जी भाई, जब 2 डेसिमल तक राउंड करने का डिसाइड हो तो फिर 3 क्यों कहते हो? या तो कह दो मुझे 1 डेसिमल तक चलना है, फिर मैं एक क्लास में डिसाइड करके चल रहे हैं ना। आप लोगों ने खुद ही उस वक्त शोखे बने थे, नहीं डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं हमने, खौफ के मारे हुए। तो अब करो, अब सजा है आपकी। ऑन एडिशंस किसने कहा? कोई नहीं है एक्सचेंज में आ गया ना नया ये, सॉरी मैं जरा यहाँ पे यकम जुलाई 17 नहीं लिख सकता था जी। तो भाई एसेट डिस्पोजल हुआ है थ्रू एक्सचेंज, तो उसमें नया आ भी तो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पकड़ो इसको 120, पहला साल है इसलिए 120 पर ही 15% लगाओ और 6 महीने की डेप्रीसिएशन ले लो, 9 एग्जैक्ट 9। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स, अब डिस्पोजल 2 हैं, अच्छी बात है, वर्किंग 1 और वर्किंग 2। ठीक है, वर्किंग 1 में डिस्पोजल नंबर 1 की डेप्रीसिएशन आ गई कितनी जी? 1.5
97 है तो 1.60 कर रहा हूँ मैं, राउंड हो गया ना। और भाई ये 1000 में कर लो अगर टेंशन हो रही है तो, मैं तो सिर्फ वो ना असल में कर दूं, लिख दूं 1000 में, चल रहा है ना, समझ आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं है ना, को एक इधर एक उधर। वैसे सिर्फ मुझे ये मसला था कि ये ज़रा आपको एक परसेंटेज ना लगने लग जाए। पहली दफ़ा आया था ना ये एडजस्टमेंट, पहली दफ़ा आई थी। ओके, कि कर दें, क्लियर है, मसला तो नहीं है। दिल मेरा कर रहा है कर लें, दिल मेरा कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है तो कर लेते हैं। ये देखो 31.935 था, इसको 31.935 रहने दो, चलो कम से कम ये तो रहने दो, ठीक है। अब 31.935 पे 15% लगा, 4/12 आया, तो यही आंसर आता है ना। बस ये 1000 पॉइंट लगते जा रहे हैं, ये लो, ये लो, ठीक है। और यहाँ पर ये लो, ये मैंने आपको रुपीज इन 1000 करके दे दिया सवाल। ओके ओके, डन। आगे तो वैसे ही कोई मसला नहीं, आपने वैसे ही 1000 ही लिए हुए थे, बस इतनी सी बात थी ये। अब राउंडिंग कर लेंगे हम अपने 2 डेसिमल्स तक। ओके, वो राउंडिंग आपने कर लेनी है। ओके, डन हो गया। तो ये 1.59 था ना, तो मैंने 1.6 कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 53.18 कहाँ से उठाया? 53.18 कहाँ से उठाया? वो इधर है, अच्छा सॉरी। और उसका किधर है? 31 पॉइंट, ये देखो सब ओके हो गया ना। अब इतनी सी बात थी, आप लोग करने नहीं दे रहे थे मुझे। अच्छा, अब वर्किंग 1 से आ गया 1.60, वर्किंग 2 से आ गया 3.99, और ग्रैंड टोटल बन गया आपका 87। चलो, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 71.87 से अक्यूमुलेशन क्रेडिट। वर्किंग नंबर 3, 31 दिसंबर 17। तो 31 दिसंबर 17 का कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए। एट्स 3, 31 दिसंबर 17 कैरी डाउन एक्डेफ का निकाल दीजिए 367.4। वमा अलैना इल्लल बलाग, इस सवाल के लिए सिर्फ। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 11 में तो जो हमने कहते हैं कॉस्ट निकाली थी, वो डेट ऑफ डिस्पोजल पे निकाली थी ना बेटा। उस सवाल के अंदर बुक वैल्यू 11 और 12वां सवाल जो हम करके आ रहे हैं ना जी, ले आमिर भाई इधर। 11वें और 12वें सवाल के अंदर जो बुक वैल्यू गिवन थी वो डेट ऑफ डिस्पोजल की गिवन थी, और इस सवाल में बुक वैल्यू साल के पहले दिन की गिवन है। तो ये ध्यान से देखना है आपने, जिस दिन की मर्जी गिवन होगी हम उसके इक्वेट कर लेंगे ना, मसला तो कोई नहीं है। पर मसला तो ये कि आपने पढ़ा नहीं सही तरह से इसको, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। बुक वैल्यू किस दिन की गिवन है? वो किसी भी दिन की हो सकती थी, वो साल के पहले दिन की भी हो सकती है, सेल के दिन की भी हो सकती है, डिस्पोजल के दिन की। जी जी, जिस दिन पे वो खड़ी है उस दिन की बुक वैल्यू निकालो। उसके बाद फिर अपनी रिक्वायर्ड फिगर्स बेशक निकालते रहना जहाँ जहाँ से निकालनी पड़े। तो इस सवाल और उस सवाल में ये फ़र्क है, इसीलिए वो दोनों सवाल करवाए। जी चलें। अच्छा जी, चेंज इन एस्टीमेट की बात अब शुरू करते हैं, टाइम तो कोई नहीं रह गया। हाँ जी, 3 मिनट और 5 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट तो एक्स्ट्रा दे दो ना आज है। कल तो करेंगे ही, कल किसने कहा नहीं करें? कल किसने देखी है मैं मारमोर जाऊं, थोड़ा सा तो करा के जाऊं मजीद है। क्या डेवो नहीं रुकेंगी, दुनिया का निज़ाम किसी के जाने से नहीं रुकता, पक्की बात है। हमें सिर्फ लगता है, किसी चमगादड़ से पूछा ना तू पुट्ठी लमकी है, निकल है पागला, मैं थले आ जा आसमान ना डिग पैरों से चुकिया है। हम सब का वो हिसाब है, हम सब की ये सोच है कि शायद मेरे घर का निज़ाम, मेरे दफ्तर का निज़ाम, मेरे कॉलेज का निज़ाम, मेरे
मेरी दुकान का निज़ाम, ये सब मेरी वजह से चल रहा है। निज़ाम अल्लाह चला रहा है। और अक्सर ऐसा देखा कि जाने वाले के बाद वो निज़ाम अच्छा चला है, जो समझता था ना कि मेरी वजह से चल रहा है। तो यानी कि कोई अच्छा लग जाएगा साढ़े तुम्हें सिसी मरन तो देखो अरी चेंज इन एस्टीमेट। अच्छा बच्चों, मैंने आपको शुरू दिन बताया था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे हम एस्टिमेशंस करते हैं उसमें यूज़। जैसे हमने लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर सोचा, ये दोनों भाइयों ने जाके, उमर नाम था ना आपका और आपका क्या, उमर और समी ने जाके CD70 इकट्ठा निकलवाया, एक ही शोरूम से, एक ही मॉडल, एक ही कलर, एक ही सब कुछ। और दोनों ने ये सोचा कि 3 साल के बाद ये मोटरसाइकिल बेच के फिर नया ले लेंगे। लेना होंडा ही है, मैं तो होंडा ही लेसा, दोनों कहते हैं। अब स्टार्ट में साल लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर क्या इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये एसेट कितना अर्सा इनको फ़ायदा देगा? 3 साल। लेकिन 1 साल गुजरा तो समी माशाल्लाह शरीफ आदमी है जी, सुबह सवेरे उठता है, टाकी पकड़ता है, मोटरसाइकिल पे मारता है, आराम से मोटरसाइकिल को चलाता है। और उमर वन व्हीलिंग भी करता है। उमर जो है वो जंप को देख के दूर से और तेज़ कर लेता है, ठीक है। और उमर जो है उसने कभी पूरे साल में वर्कशॉप का मुंह नहीं दिखाया अपने मोटरसाइकिल को। अब 1 साल गुजरने के बाद दूसरे साल के अंदर जाकर उमर के मोटरसाइकिल को हम देखकर कहेंगे ए नहीं बचता, एनू लाहौर ले जाओ। यानी में भी हम कहें ये 3 साल चलना था, ये तो 6 महीने बाद ही आपका एस्टीमेट बदल जाए, आपका नहीं ये नहीं बचता, 2 साल चल जाए तो बड़ी बात है। और समी वाले मोटरसाइकिल को देख के आप कह सकते हैं ये तो ऐसे जैसे शोरूम से निकला है भाईजान, ये साल के बाद भी आप कह रहे हो यार ये 3 साल और चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? अंदाज़ा। यूजफुल लाइफ एक अंदाज़ा है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट इट मे चेंज। रेजिडुअल वैल्यू एक अंदाज़ा है, लाइफ के एंड पे खड़े होकर इतने पैसे हमें इस एसेट से मिल जाएंगे। 2 साल गुजरे तो कबाड़ का ही रेट इतना ज़्यादा हो गया लोहे का, या मिसाल के तौर पे जो चीज़ हमारे पास है वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बन गई, वो इतनी महंगी हो गई वैसे कि सेकंड हैंड भी महंगी हो गई, तो आपका रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट बदल सकता है। फिर डेप्शन मेथड आपको बताया था कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि एसेट से आने वाले फ़ायदे का पैटर्न क्या है, आपने वही डेप्शन मेथड यूज़ करना है। आपने स्ट्रेट लाइन रख लिया, किसी वजह से आपको नज़र आया नहीं इस एसेट तो फ़ायदा डिक्लाइन हो रहा है, तो चेंज करके रिड्यूसिंग बैलेंस रख लिया, चेंज करके स्ट्रेट लाइन पे आ सकते हैं। तो ये सब है, ये 3 एस्टीमेट्स हैं एसेट की लाइफ के अंदर। ये 3 एस्टीमेट्स हम एसेट की डेप्शन निकालते हुए, PPE की डेप्शन निकालते हुए ये 3 एस्टीमेट्स हम यूज़ करते हैं। और ये तीनों एस्टीमेट्स लाइफ ऑफ एसेट, ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट चेंज हो सकते हैं। ये जो चेंज होने हैं इनकी अकाउंटिंग आपको सिखानी है। चेंज तो हो सकते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो आपने हेडिंग बनाई आज चेंज इन एस्टीमेट्स। दिल नहीं कर रहा कि आपकी क्लास आज ख़त्म हो, दिल कर रहा है ये भी करवा डालूं। चेंज इन एस्टीमेट, तो फॉलोइंग एसेट्स, फॉलोइंग एस्टीमेट्स में चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। किसी एसेट की ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें जो मैंने बोली हैं ये एस्टीमेटेड हैं, तो ये तीनों क्या हो सकती हैं? चेंज हो सकती हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी हैं जी? नंबर 1 यूजफुल लाइफ, नंबर 2 रेजिडुअल वैल्यू, और नंबर 3 डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, और सही है। अच्छा, अब यार ये तो नई चीज़ है, ठीक है, इसको इससे आगे काली करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे दिल में ये आ रही है कि मैंने एक सवाल खुद करवाना है आपको। जैसे मैंने आपको कहा था एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज वाला सवाल जल्दी से कर लेते हैं, और एक पास पेपर होमवर्क में देना चाह रहा हूँ, उसके अंदर आपको बहुत मसाइल आएंगे। क्या आप तैयार हैं उन मसाइल के लिए? अच्छा देखो, एक बात याद रखना, परेशान कभी नहीं होना। टेस्ट में सवाल देख के परेशान नहीं होना, होमवर्क में सवाल देख के परेशान नहीं होना, ये क्या कर दिया सर ने, वो आपको तैयार करा रहा होता हूँ मैं।
करना मैंने है आपके साथ सब कुछ डिस्कस, करवाना सब कुछ ही होता है मैंने आपको, लेकिन कभी कभी ना आपको मैं एक कदम आगे चला देता हूँ थोड़ा सा, कि ताकि आपके ऊपर अनसीन एलिमेंट वाला जो आपकी प्रैक्टिस है वो चलती रहे। पर्चे में 100 सवाल करके जाओगे, पर्चे में 101वां आना है, तो उसकी तैयारी कौन करेगा? 100 सवाल रट्टा लगा के जाओगे तो पास हो गए, ऐसा नहीं होगा। आपको ये टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी, होमवर्क के अंदर थोड़ा सा एक स्टेप आगे दिमाग को सोचने की आदत जो है वो पड़ी हुई होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह जो आपको ना करवाऊँ, करवाना मैंने सब कुछ है, लेकिन थोड़ा आप पे बोझ डाला करूँगा, ख़ास तौर पे टेस्ट के अंदर। डीमोटिवेट नहीं करना आपको मकसूद, और वैसे भी अभी तो शुरू है, कौन सा डीमोटिवेट होना है? अभी परेशान हो गए, अगले दिन मेरे पास आओगे, फिर अगले दिन आओगे, 2 टेस्ट होंगे, 3 होंगे, चौथे तक आपको आदत हो जाएगी, 5वें में आपको तरीका आ जाएगा कि आधे नंबर कैसे लेना है, मुश्किल से मुश्किल टेस्ट में, बस ये करना है। पर्चा आसान आ जाए तो मौजें, मुश्किल भी आ जाए तो हम उसके लिए तैयार हों। थोड़ी थोड़ी तरतीब मेरी ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक सवाल है, ये सवाल जो है इसमें कॉस्ट एट विच प्लांट वुड बी कैपिटलाइज ये मांगी जा रही है, और डेप्रीसिएशन भी कही जा रही है, 12 के साल की निकालो। और इस सवाल के अंदर आपको इंट्रो नज़र आएगी, इंट्रो की झलक नज़र आएगी, ठीक है, कि अमार एक मैन्युफैक्चरर है और उसने एक स्टेट ऑफ द आर्ट पौधे को ही कहते हैं ना, स्टेट ऑफ द आर्ट पौधा उसने यूएसए से मंगवाया है, ठीक है। और इसकी इनवाइस वैल्यू 250 मिलियन है, और कुछ और खर्चे हैं, एलसी, ओपनिंग चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी, लटरम पटरम। फिर 3 में वो कहता है साइट पे आ गया। फिर ये ना असल में मैंने रिवाइज कराना है आपको। कॉस्ट डिटर्मिनेशन जो होती है ना, इनिशियल मेजरमेंट किस पे करते हैं? एट कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या होता है बचपन में पढ़ के आए हैं, वो मैंने दोबारा पढ़ाना है आपको, क्योंकि मेरे लिए भी ज़रूरी है वही चीज़ें, कि परचेज प्राइस होगी, उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होंगे, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी, रिबेट्स डिस्काउंट्स लेस होंगे, उसके बाद ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटल खर्चे ऐड होंगे, उसके अंदर फिर लंबी लिस्ट बना लेंगे, हम कोशिश करेंगे। ये रिवाइज करना है क्विकली, हमने रिवाइज तो क्विकली करना है, फिर प्रैक्टिस बार बार होनी है इसकी। ये आपकी एडजस्टमेंट इधर भी FR1 में चलेगी, ज़रूरी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो कोई गल नहीं, देखते हैं कैसा इंट्रो पढ़ा, किस किस ने ये पढ़ा हुआ है, एसिड कॉस्ट में क्या क्या शामिल होना चाहिए पीपी के अंदर। ऑलमोस्ट सारे हाथ खड़े हो गए, जिन्होंने नहीं हाथ खड़ा किया वो समझें कि वो भी पढ़ के ही आए, और सवाल को अंदाजे से करना। क्यों? मैंने ये सवाल खुद कराना है, एक एक चीज़ डिस्कस करके आगे चलेंगे, लेकिन पहले हम हैदराबाद के नवाब हैं सारे, आप समेत, इसलिए पहले आप। मैं आपको हमेशा क्या कहा करूँगा? पहले आपने ये नहीं कहना नहीं पहले आप, ठीक है, ये कोई बात नहीं होगी, ठीक है। बड़ा मैं हूं ना, तो मैं बस कहा करूंगा जो वो आपने माननी होगी, तो पहले आप, ठीक है। ये आपका होमवर्क नंबर 1। तो पहले आपने ये नहीं कहना, ये मैंने कहना है सिर्फ, ठीक है। आप जो नवाब है ना, छोटे वाले नवाब है, आपने कहना है जी पहले हम, जी उस्ताद हुजूर, जी उस्ताद हुजूर पहले हम, ठीक है जी, शागिर्द हुजूर। दूसरा सवाल जो आपने करना है ना जी, ये नहीं करना अभी, चौथा ये गले पड़ जाएगा आपके। ये मैं खुद पहला पास पेपर 1, उसके बाद रीवैल्यूएशन छाई हुई है। बस ये सवाल क्विकली करा लूँ मैं, बाकी अभी आप कोई नहीं कर सकते सवाल, आप खुद सोचें। आप दुआ करें जल्दी जल्दी रीवैल्यूएशन शुरू हो। ये सारे सवाल ही वही हैं, रीवैल्यूएशन के बगैर कोई सवाल नहीं, रीवैल्यूएशन से पाक कोई सवाल नहीं है। मतलब सवाल मुक गए। आपने सिर्फ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ओनली एंड लोनली। आप जरा इधर आ जाए क्विकली, ये जरा सवाल मैं आपको करा दूं, ठीक है जी। ये कल आप कर लेना, जाओ भागो, ठीक है जी। पास पेपर 1 कर लेना, जाओ, अल्लाह हाफिज।